हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सिट पे। हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ सीरीज चला रहे हैं। तो दो देशों के साथ हम कर चुके हैं क्लासेस। फर्स्ट भारत और पाकिस्तान, और सेकंड बांग्लादेश और भारत के साथ संबंध। तीसरी क्लास हमारी स्टार्ट होगी भारत और चाइना के साथ संबंध। सबसे पहले हम इसमें ऐतिहासिक आयाम देखेंगे, भारत जो पहले था और चाइना, या क्या हमारे इसके साथ संबंध थे क्या नहीं थे। तो सबसे पहले इसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भारत में हेनसियांग और फाइयान भारत आए थे, जो भारत की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाते हैं। उसके बाद जब नेहरू युग आया, अगर हम वर्तमान राजनीति और की बात करेंगे, जो समकालीन भारत है, उसमें जब नेहरू और चाइना का उद्गार होता है, चाइना 1949 में बनता है, भारत 1947 में आजाद होता है। तो चाइना उसके 2 वर्ष बाद 1949 में जब आजाद होता है, तो भारत और चाइना के रिलेशन मित्रतापूर्ण रहते हैं। इसमें हम 3 स्टेप में बात करेंगे। पहले भारत और चाइना की मित्रता पूर्ण संबंध रहे। सेकंड में भारत और चाइना के साथ संबंध, इसमें कड़वाहट आ गई। थर्ड, फिर भारत सुधार करने की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर बाद में चाइना और भारत एक दूसरे के ऊपर टैकल करने की नीति अपनाने लगते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भारत और चाइना के साथ संबंध मिठास किस पूर्ण रही। सबसे पहले हम देखते हैं 1949 में चाइना साम्यवादी, जो चीन का उदय होता है, मतलब चाइना ने शुरुआत की थी एक साम्यवाद के रूप में। साम्यवाद, समाजवाद, ये एक तरह से इसका प्रवर्तक है। तो ये जो यूएन की सदस्यता शुरुआत में चाइना को नहीं थी। 1971 में यूएन का मेंबर बना था। 1971 में जब ये सदस्य नहीं बना था, तो भारत ने इसका सपोर्ट किया कि यूएन का इसे मेंबर होना चाहिए चाइना को। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका क्या बोलता है, चाइना यूएन का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो भारत ने शुरू में ही अपने जो पक्ष था वो चाइना के समक्ष में किया। तो फिर बाद में चाइना क्या रहता है, मध्यम राज्य, मिडिल किंगडम का सिद्धांत। मिडिल किंगडम के सिद्धांत से हम समझते हैं कि चाइना क्या चाहता है। चाइना बोलता है जो चाइना है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। क्या पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु है चाइना। और बोलता है चाइना में चाइना के लोग हैं, चाइना की जो जातियां हैं वो सारी सभ्य हैं। चाइना क्या है? सभ्य। और सभी लोग इसके अलावा बर्बर हैं। और तीसरा इसमें ये रहता है कि जो चाइना है, इसका मिडिल किंगडम का सिद्धांत है कि बोलता है चाइना स्वर्ग के नजदीक है। स्वर्ग के सबसे नजदीक कौन है? चाइना। कौन बोलता है? चाइनीज पॉलिसी का ये एक प्रिंसिपल है। क्या? मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम क्या बोलता है कि चाइना पृथ्वी का केंद्र है, चाइना सबसे ज्यादा सभ्य और सभी जातियां बर्बर हैं, और स्वर्ग के सबसे नजदीक कौन है? चाइना। सबसे नजदीक कौन है? चाइना। ये कौन बोलता है? चाइना। उसके बाद माओ इसमें सिद्धांत देते हैं। माओ क्या बोलते हैं? माओ की जो 5 उंगलियों का सिद्धांत दिया जाता है। 5 उंगलियों का सिद्धांत कौन देता है? माओ से तुम देता है। और ये इस बार क्वेश्चन आया भी हुआ था, तो इसमें आप जान लो कि माओ 5 उंगलियां कौन कौन सी चीज बताता है। सबसे पहले क्या बोलता है? लद्दाख को क्या बोलता है? और सेकंड क्या है? 5 उंगलियां बता रहा हूं आपको, किसको बताता है चाइना? सेकंड बताता है सिक्किम को। सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और हथेली किसे बोलता है? हथेली बोलता है, हाथ तो हो गया चीन, हाथ बोलता है चीन को। और हथेली बोलता है किसे? तिब्बत को। हथेली बोलता है तिब्बत को। और 5 उंगलियां मैंने आपको बता दी, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। कौन देता है सिद्धांत? माओ। इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप ध्यान रखना, अगली बार ये क्वेश्चन थोड़े रिपीट होते रहते हैं, धीरे धीरे थोड़ा पैटर्न चेंज करके पूछ लेते हैं, तो याद रखना है। और ये एक चीज और याद रखने की जरूरत है, जो चाइना के जो अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो क्या बोलते हैं? माई ड्रीम्स सिद्धांत देते हैं। माई ड्रीम सिद्धांत, इसको याद रखना। माई ड्रीम सिद्धांत कौन देता है? शी जिनपिंग। जब भारत आजाद होता है और चाइना भी आजाद होता है उसके 2 वर्ष बाद, तो जो नेहरू जी क्या बोलते हैं कि चाइना और चाइनीज और इंडियंस क्या है? भाई का सिद्धांत। भाई का सिद्धांत में मतलब है चाइना और इंडिया एक तरह से भाई की तरह बर्ताव करेगा, ना कभी लड़ेंगे ना कुछ। तो इसके लिए वो क्या समझौता लाते हैं? पंचशील समझौता। पंचशील जिसमें 5 सिद्धांत होते हैं कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का हनन नहीं करेंगे, एक दूसरे की जमीन का उपयोग नहीं करेंगे, लड़ाई के लिए कोई
कोई अगर विवाद होगा तो हम बातों से सुलझाएंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल रहते हैं क्या पंचशील सिद्धांत में। कौन लाता है? नेहरू और चाउ मिन लाई के बीच में क्या होता है? पंचशील सिद्धांत, समझौता होता है। चाउ और लाऊ कौन लाता है? पंचशील सिद्धांत होता है नेहरू और चाउ मिन लाऊ के बीच में। तो उसके बाद बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन आपको पता हो 1995 में होता है। 1995 ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का प्रयास होता है किसका? नेहरू जी का। इसमें पहले जो बांडुंग सम्मेलन होता है उसमें ये कि उसको चाइना को भी सम्मिलित करते हैं, तो इससे इनकी दोस्ती और अच्छी होती है। किसकी? नेहरू और चाइनाज की। चाइनीज और इंडियन की क्या होती है? दोस्ती मजबूत होती है। पहले आता है पंचशील सिद्धांत, फिर आता है बांडुंग सम्मेलन। यहाँ तक इनके संबंध सब ठीक रहते हैं। उसके बाद अचानक संबंधों में कड़वाहट कैसे आती है ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जो काराकोरम राजमार्ग होता है 1955 में क्या करता है? चाइना उसमें सड़क वगैरह ये सारी चीजें निर्माण करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से विवाद शुरू होता है कि भारत की संप्रभुता को एक खतरा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। कौन? चाइना संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। फिर जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन को क्या करता है चाइना? जो अरुणाचल प्रदेश में बनी हुई है कि भारत और चाइना का बॉर्डर है डिसाइड, तो चाइना क्या बोलता है? ये जो मैकमोहन लाइन है इसे उपनिवेशवाद शक्ति, जो उपनिवेशवाद था, जब हम लोग आजाद नहीं थे तब ये लाइन खींची गई। तो चाइना क्या बोलता है? हम इसे मानेंगे नहीं। और उसको अरुणाचल प्रदेश जिसे नेपाल बोला जाता है इसे अपने में बोलता है ये हमारा पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का तवांग पार्ट में वो अभी भी विवाद रहता है, तवांग। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर 1959 में क्या होता है? दलाई लामा भारत आ जाते हैं। जब 1950 में एक चीज आपको ध्यान रखनी, 1950 में क्या करता है चाइना? 1950 में क्या करता है? तिब्बत पे कब्जा कर लेता है। 1950 में तिब्बत पे कब्जा कर लेता है। जो तिब्बती लोग हैं, तिब्बती क्या करते हैं? भारत में आके शरण ले लेते हैं। उनमें से उनके धर्मगुरु एक दलाई लामा, जो 1959 में क्या जाते हैं? भारत आ जाते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला वहां आश्रम में रहते हैं, धर्मशाला में। तो दलाई लामा 1955 में भारत आ जाता है। तो चाइना क्या बोलता है? ये ना पंचशील समझौते का हनन हुआ है, पंचशील सिद्धांत का हनन हुआ है। क्या? भारत हमारी अपनी जमीन का हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। दलाई लामा को रख लिया है। दलाई लामा को वो क्या चाहते हैं? हमें दे दिया जाए। कौन? चाइनीज लोग क्या चाहते हैं? दलाई लामा को हमें वापस कर दिया जाए। और जो अगर ऐसा नहीं करते तो पंचशील समझौते का हनन होता है। तो 1962 में, उसके बाद 1962 में चाइना क्या करता है? भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्या करता है? 1962 में भारत उसके जवाब में क्या करता है? आक्रमण कर देता है। जो 1960 युद्ध लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पे आक्रमण कर देता है। अरुणाचल प्रदेश के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से आक्रमण, जिसमें चाइना की विजय होती है और भारत को परास्त होना पड़ता है, क्योंकि ये बिना बताए हुए एक आक्रमण था। उस टाइम भारत इतना सक्षम भी नहीं था। और फिर एक विवाद और है, ये दलाई लामा भारत है, ये विवाद अपना 1965 और 1971 में युद्ध होता है हमारा पाकिस्तान के साथ। जब हमने पाकिस्तान और भारत के संबंध करे तब हमने बताया था 1965 में जब युद्ध होता है। आपको कमेंट में ये लिख के भेजना है कि ये इस टाइम कौन कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। ओके, प्रधानमंत्री बताना किसके काल में हुआ है, किसके काल में भारत में थे तो किसके काल में हुआ, ये आपको क्वेश्चन है। 1965-71 के पाकिस्तान का समर्थन करता है, भारत का समर्थन नहीं करता। फिर 1974 में क्या करता है? परमाणु समझौता, भारत क्या करता है? शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करता है। कौन? कब? 1974 में। 1974 में परमाणु परीक्षण करता है। और एक बात ध्यान रखना, चाइना कब करता है? चाइना का परमाणु परीक्षण होता है 1964 में, जिसका भारत कभी विरोध नहीं करता। 1974 में क्या करता है? भारत परमाणु परीक्षण करता है, जिसे चाइना क्या बोलता है? ये ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लैकमेल कर रहा है। कौन? इंडिया चाइना को, कि जिसने चाइना ने परीक्षण किया तो इंडिया भी कर रहा है। फिर 1975 में क्या होता है? 1975 में सिक्किम विलय होता है भारत के अंदर। जब सिक्किम विलय होता है, चाइना क्या करता है? अपने जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको एक तरह से डराने का काम करता है, उकसाने का काम करता है, लड़ाई करवाने का काम करता है। कैसे करता है? सब बोलता है आज सिक्किम का विलय किया है, कल को नेपाल का विलय कर लेंगे, भूटान का विलय कर लेंगे, बांग्लादेश का, इन सबका क्या विलय कर लेंगे अपने में। नेपाल, भूटान, इन सबका अगला नंबर होने वाला है। तो क्या नेपाल भारत के ऐसी नीति अपनाने लगता है, भारत से दूर होने लगता है, भारत के साथ कटु संबंध होने लगते हैं 1975 के बाद। ये हम जब नेपाल के संबंध करेंगे तब देखेंगे। तो इस चीज का भी विरोध करता है।
उसके बाद भारत क्या करता है कि अब ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, अब संबंध सुधारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि दोनों एशिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, तो संबंध किस प्रकार से सुधार जाए ये देखने की बात करता है। फिर 1976 में क्या करता है, भारत अपना चीन में क्या करता है, राजदूत भेजता है, कि राजदूत भेजने से शुरुआत होती है कि संबंधों को दोबारा सुधारा जाए, राजदूत नियुक्त करता है। 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा करते हैं कि सीमा विवाद, आर्थिक, सामाजिक, जो राजनीतिक जो गतिरोध हुए हैं उनको दोबारा से उसी धारा में बहा जाए कि जो पहले इस चीज को देख चुके हैं। इसके 1988 में क्या करता है, राजीव गांधी की चीन यात्रा होती है। 2003 में क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी चीन यात्रा करते हैं कि जो आर्थिक समझौते वगैरह हैं और जो सीमा विवाद उनको सुलझाया जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती चीजें। फिर अब आगे देखते हैं आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 2001 में WTO का सदस्य बना है चाइना, ठीक है, WTO का 2001 में बना, पहले इससे नहीं था। 1971 में क्या होता है, जो डेंग सियाओपिंग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मतलब एक तरह से मार्केट ओपन कर देते हैं, ओपन मार्केट अपनाते हैं, ओपन मार्केट, खुले व्यापार की नीति अपनाते हैं। वहीं से चाइना का बहुत तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है और जीडीपी एकदम से ग्रोथ करनी शुरू कर देती है, क्योंकि चाइना मास प्रोडक्शन करता है और इनकी वस्तु का प्राइस बहुत लो होता है, तो इन्हें एक मार्केट उपलब्ध हो जाता है और ये खुद दुनिया में सप्लाई करना शुरू कर देते हैं 1971 के बाद डेंग सियाओपिंग के कारण। और भारत के साथ क्या संबंध होता है, भारत क्या करता है, भारत व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए जो सिक्किम में नाथुला दर्रा है ना, नाथुला, उससे व्यापार का मार्ग खोल दिया जाता है कि भारत के साथ और चाइना के साथ व्यापार को बढ़ाया जा सके। एक भारत और चाइना के रिलेशन में पराश्रिता सिंड्रोम का एक कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ लो। पराश्रिता सिंड्रोम क्या होता है, चाइना का जो व्यापार है भारत पे ज्यादा होता है, भारत और बांग्लादेश के साथ भारत का ज्यादा फायदा होता है। ऐसे ही जब चाइना और भारत के साथ जब व्यापार होता है तो चाइना हमारे यहाँ ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। भारत क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, इम्पोर्ट करते हैं, तो भारत में क्या रहता है, लॉस हो जाता है। फिर क्या होता है, जो बैलेंस रहता है भारत की तरफ नहीं रहता, चाइना बैलेंस पूरा मेंटेन करके रहता है। उनके वस्तुएं, भारत के व्यापार वगैरह जो छोटे छोटे उद्योग है बंद हो जाते हैं चाइना के एक्सपोर्ट के कारण, ठीक है। क्या लघु उद्योगों पे क्या होता है, लघु उद्योग पे चाइना की वजह से क्या होता है, बंद होने के कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि ये पराश्रिता सिंड्रोम का सिद्धांत यही कहता है कि एक देश का फायदा हो रहा है दूसरे देश का नुकसान हो रहा है, ये बात समझ लो। इसमें चाइना का फायदा होता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है कि जो जल है ना, चाइना क्या करता है, जो इसके तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तो वो चाइना का पार्ट है। वहां पे क्या करता है, बांध बना के उसको पानी की दिशा मोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर उसकी दिशा मोड़ देगा तो हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त नहीं होगा। अगर जल प्राप्त नहीं होगा तो वहां की जो व्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी। तो भारत क्या बोलता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है, चाइना को कोई हक नहीं है कि ये हम इसको रोके, क्योंकि इससे बहुत सारी जो अर्थव्यवस्था है हमारी और ज्यादा खराब होगी और दक्षिण भारत के जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ब्रह्मपुत्र का विवाद रहता है भारत और चाइना के साथ। कश्मीर मुद्दा में क्या होता है, चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है जो कश्मीर है ना, कश्मीर अभी किसी का पार्ट नहीं है, अभी किसी का अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो क्या करता है, स्टेपल वीजा इशू करता है, किसी लिए, कश्मीरियों के लिए। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो किसी का पार्ट नहीं है, जो राज्य किसी का पार्ट नहीं है, उनके लिए ना बिना पासपोर्ट के क्या करना है, स्टेपल वीजा, वो अपने चाइना में आ जा सकते हैं। तो भारत इसका विरोध करता है, बोला कश्मीर तो हमारा पार्ट है, तो उसे जो हमारे जो भारत के जो रूल एंड रेगुलेशन हो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चाइना को स्टेपल वीजा करने की क्या आवश्यकता है, एक कश्मीर मुद्दे पे विवाद रहता है। अब देखिए भारत की वन चाइना पॉलिसी। भारत की वन चाइना पॉलिसी क्या थी, जो तिब्बत है और ताइवान है, तिब्बत और ताइवान को भारत क्या बोलता है, ये चाइना का पार्ट है। तिब्बत और ताइवान को क्या बोलता है, ये चाइना का पार्ट है। तो ये भारत की वन चाइना पॉलिसी थी। लेकिन अब भारत क्या करता है, वन चाइना पॉलिसी से हट रहा है, क्योंकि चाइना जब कश्मीर को हमारा पार्ट नहीं मानता तो भारत बोलता है कि जो ताइवान है वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अभी आपने देखा होगा जब ये कोरोना वायरस चल रहा है तो ताइवान अपनी स्वतंत्रता की बात करता है। वहां पे सब कुछ है, मतलब जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ होते हैं, उनकी अलग अलग स्वामित्व है।
लेकिन जो चाइना बोलता है हमारा पार्ट है, हम इस पे कब्जा करेंगे। तो भारत भी पहले मानता था, लेकिन अब भारत को क्या बोलता है, ये ताइवान अपना अलग पार्ट है। भारत का एक्शन प्लान, भारत का एक्शन प्लान क्या है? भारत का एक्शन प्लान ये है कि जो चाइना के साथ जितने भारत के बॉर्डर मिलते हैं ना, चाइना के साथ जितने बॉर्डर मिलते हैं वहां पे भारत क्या कर रहा है, लोगों को अपने अपने यहाँ के लोग हैं उन्हें वहां बसा रहा है, बसाना शुरू कर दिया है। रोड ट्रैक रोड हॉस्पिटल स्कूल वगैरह बनाने शुरू कर दिए, ताकि चाइना का हस्तक्षेप जो हमारे बॉर्डर पे कम हो सके, तो हमें अच्छे से सुरक्षा प्राप्त हो सके। अब चाइना का वन बेल्ट को चाइना क्या बोलता है, आपको पता हुआ, ये चाइना भारत इसका विरोध करता है, भारत इसका करता है विरोध।